हेलो। कैसे हैं आप सब? निश्चित ही आप सब अच्छे होंगे। और वैसे भी आज का मौसम भी खुशनुमा है, तो निश्चित तौर पर आज मज़े में आप होंगे। मैं आलोक फिर से आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ राशि रमन सीटेड क्लास में। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि अगली जो वीडियो मैं लेकर के आऊँगा वो या तो स्टर्नबर्ग की बुद्धि का सिद्धांत होगा और या तो सामाजिक सिद्धांत होगा, जिसमें ब्रॉनफेन बेंडर की मैंने बात की थी। और दूसरे विद्वान मनोसामाजिक विद्वान के तौर पर मैंने एरिक्सन की कल्पना की थी। लेकिन सहसा ही मैंने प्रयास किया कि समाजीकरण से बेहतर है कि पहले मैं स्टर्नबर्ग की बुद्धि को लेकर आ जाऊँ, क्योंकि अभी सीटेट की परीक्षाएं भी हो रही हैं। और सीटेट की परीक्षाओं के माध्यम से मैंने देखा है कि 2014 में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो स्टर्नबर्ग की बुद्धि से हैं। तो मुझे लगा कि हमें बुद्धि पर भी थोड़ा वीडियो बना देना चाहिए, ताकि बच्चों के लिए एक बेहतर हो जाए और उन्हें सफलता देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका ये बुद्धि का जो सिद्धांत दिलाए। तो स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत और डैनियल गोलमैन की संवेगात्मक बुद्धि, इन दो बुद्धि के सिद्धांतों को मैं आज लेकर के आया हूँ। और राशि रमन सीटेड क्लास में बुद्धि के इस सिद्धांत को पढ़ने में आपको बहुत ही मजा आएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यदि पूरे समय आपने दे दिया तो इस बुद्धि के सिद्धांत को समझने में बहुत ही मजा आपको आएगा। और गौर से इसे समझना, क्योंकि ये रोचक है, ये सिद्धांत बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही मजे आएंगे आपको। तो शुरुआत हम करते हैं अपने राशि रमन सीटेड क्लास में बुद्धि के सिद्धांत में स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत को। फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे डैनियल गोलमैन की संवेगात्मक बुद्धि। तो पहला स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत, ये स्टर्नबर्ग महोदय जिन्होंने त्रितंत्र सिद्धांत लाया है, ये भी ठीक कोलबर्ग के अनुसार, कोलबर्ग महोदय के अनुरूप जिन प्याजे से ही प्रभावित हुए हैं। और इन्होंने कहा है त्रितंत्र सिद्धांत के माध्यम से कि बुद्धि हमें जो प्राप्त होती है ना, वो मूल रूप से तार्किक क्षमता से प्राप्त होती है। हमारी तार्किक कल्पनाओं से बुद्धि का विकास होता है, अर्थात बुद्धि आलोचनात्मक और तार्किक होती है। और इसलिए इन्होंने बुद्धि का सिद्धांत लाया, त्रितंत्र सिद्धांत। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कि ये मनोवैज्ञानिक अभी 72 वर्ष के हैं, अर्थात ये मनोवैज्ञानिक अभी इस दुनिया में मौजूद हैं। ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं जिनका जन्म 8 दिसंबर 1949 ईस्वी में न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुआ था। और हुआ था नहीं कहिए, यूँ कहिए हुआ है, क्योंकि अभी वर्तमान में ये इस दुनिया में मौजूद हैं। और इन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी जब इनके सिद्धांतों को विश्व इनके जीवित रहते हुए पढ़ रही है। अभी वर्तमान में ये 72 वर्षीय अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं स्टर्नबर्ग महोदय, और इनकी बुद्धि का सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है। ये जीवित मनोवैज्ञानिक हैं जो वर्तमान में मौजूद हैं। इनका सिद्धांत है त्रितंत्र सिद्धांत। और इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए जिन प्याजे के सिद्धांत का सहारा लिए, उनसे वो प्रभावित हुए और अपने बुद्धि को 3 तंत्रों में विभाजित कर दिया। और इन्होंने कहा, सबसे मूल जो वक्तव्य इन्होंने दिया कि कहा कि ये जरूरी नहीं है कि आईक्यू जिसका कम हो वो बुद्धिमान नहीं हो सकता। अर्थात स्टर्नबर्ग ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि हमारी आईक्यू यदि कम है ना तो हम मूर्ख होंगे, हम बुद्धिमान नहीं होंगे। ये कहते हैं कि आईक्यू कम भी होगी ना, फिर भी 3 प्रकार की बुद्धि प्रत्येक इंसान में पाई जाती है। और इसीलिए अपने बुद्धि को इन्होंने कहा त्रितंत्र सिद्धांत। अर्थात इन्होंने कहा कि एक बुद्धि है विश्लेषणात्मक, दूसरी बुद्धि है व्यावहारिक और तीसरी बुद्धि है सृजनात्मक। और प्रत्येक बुद्धि प्रत्येक इंसान में पाई जाती है, बशर्ते कोई एक बुद्धि उसमें ज्यादा प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई देगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि आईक्यू कम है तो हम बुद्धिमान नहीं हैं। और उसी आधार पर इन्होंने अपने बुद्धि के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। और पहली बुद्धि इन्होंने दिया विश्लेषणात्मक बुद्धि। और इसके माध्यम से कहा कि ये जो बुद्धि है ना, मूल रूप से विश्लेषण की प्रक्रिया है, तर्क की प्रक्रिया है, आलोचनात्मक प्रक्रिया है, तार्किकता का आधार है। और तभी हम वास्तविक तौर पर मूल रूप में एक स्थान विशेष, एक योग्यता विशेष को सृजित कर देते हैं, अर्थात विश्लेषण करते हैं। और इसके लिए इन्होंने 3 स्टेप दिखा दिया।
कि बुद्धि के 3 स्वरूप हैं, 3 चरण हैं। एक को कहते हैं ज्ञानार्जन, दूसरे को कहते हैं विचार, तीसरे को कहते हैं क्रियान्वयन। स्टर्नबर्ग महोदय जब विश्लेषणात्मक बुद्धि की कल्पना करते हैं तो पहले बिंदु में, पहले स्वरूप में कहते हैं ज्ञानार्जन का होना, अर्थात जब तक हमें परिस्थिति विशेष का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उसके संदर्भ में विचार नहीं कर सकते, और जब विचार नहीं करेंगे तो हम क्रिया भी नहीं कर सकते। अर्थात ये कहते हैं कि विश्लेषणात्मक बुद्धि एक ऐसी बुद्धि है जिसके माध्यम से, तर्क के माध्यम से सबसे पहले मेरे अंदर ज्ञान का प्रस्फुटन होता है, और जब ज्ञान का प्रस्फुटन हो जाए तब हमें कोई विचार उत्पन्न होते हैं और उसी विचार को हम क्रियान्वित करते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप एक छोटा सा बच्चा, नॉर्मली मान लीजिए कि एक छोटा सा बालक है जो विद्यालय से आ रहा है, यानी यूँ कहिए कि 7-8 साल का बच्चा है, विद्यालय से पढ़ के घर की ओर आ रहा है। पढ़ने की कड़ी के दौरान देखा जा रहा है कि विद्यालय से जब वो घर आ रहा है तो घर आने के दौरान वो कुछ खाता आ रहा है। अब मान लीजिए खाने के तौर पर कि वो बालक बिस्किट खाते आ रहा है। अब बिस्किट खाते आ रहा है, अचानक से उसे दिखाई क्या पड़ गया? एक कुत्ता। हम आप सब जानते हैं कि कुत्ते की मूल प्रवृत्ति है कि आपको खाना खाते देखेगा ना तो आपके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देगा। तो हम बड़े हैं तो डरते नहीं हैं, लेकिन जो कम उम्र का बालक है वो तो कुत्ते को देखकर डर जाएगा यदि उसके सामने कुत्ता मंडराना शुरू कर दे। तो बालक आ रहा है विद्यालय से घर, उसके पास है बिस्किट, उसे वो खाता आ रहा है, कुत्ते उसे मिल गए हैं, अब उसके चारों ओर कुत्ते घूमना शुरू कर दिए। एक कुत्ता मिला, उसके चारों ओर घूमना शुरू कर दिया, उसकी पगडंडी करने लगा क्योंकि उसे चाहिए अब वो बिस्किट। अब इस परिस्थिति के दौरान बालक घबरा गया है, डर गया है, वो जाना चाहता है, हर परिस्थिति में वो यहां से निकलना चाहता है, अब वो भागना चाहता है कि किसी तरह इस कुत्ते से छुटकारा मिले, मैं घर तक चला जाऊं। इसी क्रम में वो जो बिस्किट खा रहा था ना, तो उसके मस्तिष्क में एक ज्ञान का अर्जन होता है। वो ज्ञान का क्या अर्जन होता है कि यदि मैं इस कुत्ते को ये बिस्किट डाल दूं ना तो इस बिस्किट को खाने लगेगा। बालक डरा हुआ भी है लेकिन डर के मारे बिस्किट फेंक देता है उसके पास। अब देखिएगा, जो ही बिस्किट फेंकता है तो कुत्ते उस पर हमला करते हैं, उस बिस्किट पर खाने के लिए। लेकिन ज्ञान अर्जन क्या हुआ? बिस्किट दे दो। अब बिस्किट जो ही दिया और कुत्ता उसे खाने लगा तो बच्चे के मन में एक विचार आ गया। अब वो विचार क्या आया? अरे भाई, विचार आया कि निकल लो। पहले ज्ञान आया कि बिस्किट दे दो क्योंकि ये बिस्किट के पीछे पड़ा है, नहीं तो ये मुझे काट खाएगा, दे दिया बिस्किट। अब विचार आया कि दे ही दिए हो तो कर क्या रहे हो, निकल लो। अब निकलेगा कैसे? तो कार्य कर देगा, भाग जाएगा बच्चा। यानी स्टर्नबर्ग महोदय ने क्या कहा? जरूरी तो नहीं थी कि आईक्यू लेवल में मजबूत हो ये बच्चा। परिस्थिति को देखा, नजाकत को समझा, ज्ञान का अर्जन हुआ, विचार की उत्पत्ति हुई, क्रियान्वयन किया और भाग लिया। यानी स्टर्नबर्ग महोदय ने क्या कहा कि यहां पर बालक तर्क किया, आलोचना किया, तभी ज्ञान आया, तभी उसने पूर्ण रूप से परिस्थिति का विश्लेषण किया तो विचार उत्पन्न हुआ और भग गया। यानी हमरा तोरा सामने अचानक कुत्ता आ जाए, बिस्कुट खाए तो की करबो? बिस्कुट देबो। ज्ञान अर्जन लेकिन नहीं, कुत्ते की विशेषता है खा लेगा बिस्किट, खाएगा तो ध्यान गया बिस्किट पर। अब आप क्या सोचेंगे? अरे बेटा तू कर क्या रहा है, भाग नहीं यहां से। अब आप भागोगे ऐसे। यानी विचार आया भागने की और दौड़ने लगे, यानी काम आपने किया। ये बुद्धि क्या है? विश्लेषणात्मक बुद्धि है। कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आईक्यू हमारे पास होना चाहिए था, तभी हमें ये समझ आती। यदि आईक्यू हमारी कम है तब भी हम परिस्थिति के अनुसार इसे समझते, ज्ञानार्जन होता, विचार करते और क्रियान्वयन करते, हम भाग जाते हैं। बच्चे ऐसे ही तो करते हैं। ऐसी ही तो बुद्धि होती है कि बुद्धि में पहले हमें ज्ञान का अर्जन होता है, तभी हमें विचार आते हैं और तब हम कार्य करते हैं उसके संदर्भ में। तत्पश्चात दूसरी बुद्धि लाते हैं और कहते हैं व्यावहारिक। स्टर्नबर्ग महोदय ने अपनी दूसरी बुद्धि को कहा व्यावहारिक बुद्धि, और इसके भी इन्होंने 2 चरण दिए। लेकिन इसमें इन्होंने क्या कहा कि हम जो व्यवहार में लाते हैं वही हमारी बुद्धि है। अर्थात व्यवहार में कब लाते हैं?
तो कहते हैं किसी भी कार्यों को करने के लिए व्यवहार में तब हम लाते हैं जब पहले वाला कोई ज्ञान हमारे पास प्रस्फुटित हो जाता है, अर्थात पूर्व के अनुभव से हम में नवीनता आती है। और जब पूर्व के अनुभव से हम में नवीनता आती है तभी हम क्रियान्वयन करते हैं। यानी नॉर्मली देखिए, आप साइकिल चलाना जानते हो और अभी आपको बाइक चलानी है, तो हैंडल संभालना आप कैसे जानोगे? तो पहले वाला अनुभव क्या है? साइकिल की हैंडल ऐसे पकड़े रहते हैं। उसी अनुभव में हम नवीनता लाते हैं क्या? तो बाइक की भी हैंडल हम ऐसे पकड़ लेंगे। अब बाइक पर बैठेंगे तो बाइक जब चलेगी ना, तो हैंडल हम वैसे ही पकड़ के इसको चला लेंगे। अब देखिए, बाइक जब आप सीखने जाते होंगे शुरुआती समय में, तो चलाता कोई होगा, आप सिर्फ हैंडल पकड़ते होंगे। कैसे आपने हैंडल पकड़ा? पूर्व वाला अनुभव साइकिल का था ना, उसी में नवीनता आपने लिया ना, और उसी के आधार पर आपने ये समझा ना कि हैंडल तो वैसा ही है ना, तो वो चलाएंगे, हम हैंडल सिर्फ पकड़े रहेंगे। अर्थात पूर्व से नवीनता आई, पूर्व के अनुभव से नवीनता आई, तत्पश्चात हमने क्रियान्वयन किया, अर्थात उसके संदर्भ में हमने कार्य किया। ये बुद्धि है व्यवहारिक। जरूरी तो नहीं था कि IQ हो हमारे पास, यानी स्पष्टतया इन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि IQ होगा तभी हम बुद्धिमान होंगे। कम IQ वाले व्यक्ति भी अपनी बुद्धि का बेहतर इस्तेमाल कर सकता है। तत्पश्चात आखिरी बुद्धि लाते हैं, और यही बुद्धि वास्तविक प्रभाव है जीन ब्याजे का। यही वो बुद्धि है जहां वास्तविक प्रभाव पड़ा है जीन ब्याजे का, और यही से शुरुआत हुई थी पूरे सिद्धांत की, जो है सृजनात्मक बुद्धि, और उनका सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन ब्याजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के माध्यम से कहते हैं कि बालक विचारों का निर्माण करता है, अर्थात सृजन करता है, खोजी होता है, विचारों की उत्पत्ति उसमें होती रहती है, अर्थात बालक सृजनशील होता है, निर्माणात्मक होता है, क्योंकि उनकी क्षमताएं संज्ञानात्मक होती हैं। अब इसी से ये प्रभावित हुए, और इनका सिद्धांत आ गया त्रितंत्र सिद्धांत अमेरिकन मनोवैज्ञानिक का। जबकि ध्यान रखिएगा, जेन ब्याजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है, और उनका प्रभाव पड़ा है इनके ऊपर कोलबर्ग के समान। अब ये तीसरी बुद्धि लाते हैं सृजनात्मक, और सृजनात्मक बुद्धि को भी इन्होंने 3 भागों में विभाजित कर दिया। एक को क्या कहते हैं? अनुकूलन। दूसरे को क्या कहते हैं? चयन। तीसरे को क्या कहते हैं? आकृति निर्माण। यानी इनका मानना है कि जब हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं ना, तो पहले समस्या जो विशेष है या परिस्थिति विशेष जो है ना, उसके साथ हम समायोजन करते हैं, तत्पश्चात उसी के अनुरूप हम सिलेक्शन करते हैं, चुनाव करते हैं कि हमें चुनना किसे है। तत्पश्चात जैसा हम चुनते हैं ना, जैसा हम समझते हैं ना, वैसी ही आकृति उसकी निर्मित हो जाती है हमारे पास, अर्थात आकृति का निर्माण होता है। यानी ये सृजनात्मक बुद्धि है। अर्थात इसको उदाहरण के तौर पर समझें तो मान लिया जाए समाज में कोई ऐसा भी व्यक्ति हो जिसके बारे में सिर्फ गंदगी फैलाई जाए आपके सामने, या संस्था विशेष मान लो कहीं आप काम कर रहे हो, वहां आप काम कर रहे हो और आपके नाम की गंदगी फैला दी जाए, या मान लिया जाए कि हम शिक्षक हैं, शिक्षक के तौर पर हम काम कर रहे हैं और कहीं हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहां बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के बीच मेरे बारे में भ्रांतियां फैला दी जाए, हो सकता है वो सच्चाई भी हो, यानी हमारे बारे में फैला दी जाए। मान लिया जाए कि आलोक रमन हमारे बारे में ही फैला दी जाए कि आलोक रमन सर जो है ना वो बहुत गंदे इंसान है। अब आप में ये भाव आ गया है, किसी दूसरे व्यक्ति ने ये चीज को भरा है, लेकिन स्टर्नबर्ग क्या कहते हैं कि ये बुद्धि सृजनात्मक है, यहां निर्माण आप कीजिएगा, स्वयं से कल्पना कीजिएगा, तब आप कार्य कीजिएगा। यानी कि आलोक रमन के बारे में किसी ने बता दिया बच्चे को कि जो पढ़ाने तुम्हारे सामने जा रहा है ना वो चरित्रहीन है, काफी गंदा है, इससे ज्यादा मतलब मत रखो, इसके आसपास मत मंडराओ, तो आपके मन में क्या लगेगा कि शिक्षक दूसरे बताते हैं कि आलोक रमन गंदे हैं। अब क्या करें, आलोक रमन सर के पास जाएं या ना जाएं, कैसे पढ़े ना पढ़े। फिर आपके मन में देखिए एक बात और आएगा, स्टर्नबर्ग कहते हैं कि एक बात फिर आएगा कि आलोक रमन से पढ़े या ना पढ़े, तो दूसरे मन में भाव आ जाएगा कि आलोक रमन से तो पढ़ना ही होगा ना, क्योंकि जहां आलोक रमन पढ़ाने आ रहे हैं, आलोक रमन को हम निकाल तो नहीं सकते हैं,
क्योंकि सरकार ने रखी है या संस्था ने इन्हें रखी है। यदि ये गंदे हैं तो संस्था इन्हें निकाल देती, इन्हें क्यों नहीं निकाली है? संस्था इनको निकाल दे, हटा दे। संस्था को तो हम नहीं कह सकते निकालने के लिए, संस्था अपने आधार पर इन्हें निकालेंगी। अब क्या हम करेंगे? अनुकूलन वही करेंगे कि चलो कुछ भी है, क्या करें, पढ़ लेते हैं। अब आलोक रमन कक्षा में गया पढ़ाने और आप पढ़ रहे हैं, लेकिन मन में मन ये भी चल रहा है कि तो ये तो गंदे इंसान है ना। फिर भी आप क्या कह रहे हो कि अब करेंगे क्या, क्लास में आ गए तो हम इनको भगा भी तो नहीं सकते हैं ना, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना इनसे। यानी हम क्या करेंगे? अनुकूलन करेंगे। स्टर्नबर्ग महोदय कहते हैं कि बुद्धि के तौर पर यहाँ अनुकूलन किया जा रहा है कि चलो भाई अब क्या करेंगे, पढ़ना मजबूरी है, पढ़ लेते हैं। लेकिन जब पढ़िएगा ना तो आलोक रमन अब पढ़ाना शुरू करेगा। अब जब पढ़ाना शुरू करेगा तो देखिएगा आलोक रमन ज्ञान देना शुरू करेगा। अब मैं आपको पढ़ाना शुरू किया, आपको ज्ञान देना शुरू कर दिया। जब ज्ञान देना शुरू कर दिया ना, तब आपके स्वरूप अब बदलेंगे। अब आप सिलेक्शन करोगे मेरा। अब क्या चीज चुनोगे कि आलोक रमन सर बहुत गंदे हैं, लेकिन क्लास में तो आते हैं ना क्या करने, पढ़ाने। चुनना किसे है, गंदगी को या ज्ञान को? स्टर्नबर्ग महोदय कहते हैं कि अब दो भावनाएं मन में आएंगी जहां सिलेक्शन करना है, चुनाव करना है कि हम चुने किसे, आलोक को यहां से हटा दें या आलोक के ज्ञान को चुन लें। तब क्या मन में भाव आएगा कि नहीं, आलोक रमन भले गंदा है लेकिन ज्ञान तो दे ही रहे हैं ना, तो हमें क्या चाहिए, हमें इनका ज्ञान चाहिए। अब चुनाव किस चीज का आप कीजिएगा, आपके मन में ये भाव हट जाएगा कि हम इनको भगाएं। अब सोचिएगा दूर गंदा है तो अपने जगह पर गंदा है, हम इनका वाला ज्ञान ले लेते हैं। तो सिलेक्शन आपने किस चीज का किया, आलोक रमन के ज्ञान का। यानी अनुकूलन किया आप हमारी कक्षा में पहले कि अब क्या करेंगे, पढ़ना है मजबूरी, अब पढ़ो। लेकिन जब आलोक ने पढ़ाना शुरू कर दिया तब आपको लगा कि नहीं, ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान को लेना चाहिए। अब जब ज्ञान लेना आपने मेरा शुरू किया ना, तब आप में तीसरा भाव आएगा बुद्धि का, और वही वास्तविक बुद्धि है सृजनात्मक का, कि आकृति निर्माण। यानी स्टर्नबर्ग महोदय क्या कहते हैं कि आलोक रमन कक्षा में पढ़ा रहे हैं, पहले बच्चे भाग रहे थे कि गंदे हैं, फिर सोचा मजबूर अब है, अब हमें पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि हम इन्हें निकाल नहीं सकते, संस्था ने इन्हें रखा है। अब आलोक रमन पढ़ाने गए तो ज्ञान का निर्माण हुआ, बच्चे उनके ज्ञान को चुन लिया, अरे गंदा है तो क्या, हमको गंदगी से क्या मतलब, हमें तो ज्ञान दे रहे हैं ना। अब जब हमने ज्ञान देना शुरू कर दिया ना, तब आप में एक आकृति हमारी निर्मित हो जाएगी। वो क्या होगी कि कितने भी गंदे क्यों ना हो, आलोक पढ़ाता तो अच्छा है ना। देखिएगा यही भाव है बुद्धि का कि कितने भी गंदे क्यों ना हो आलोक रमन, पढ़ाता तो अच्छा है ना। हमें लेना क्या है, उनकी पढ़ाई। अब बताइए शुरुआत कहां से हुई बुद्धि की, कि आलोक रमन थे गंदे, हर एक जगह से हमारी बुराई आपके सामने भरी गई। लेकिन अब क्या हो गए, आलोक रमन हो गए सबसे अच्छे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब बुराई की बात की गई थी तब आपने चुनने का प्रश्न उठाया कि हम चुने किसको, आलोक रमन को हटाएं या आलोक रमन के ज्ञान को चुने। आपने चुना आलोक के ज्ञान को। जब ज्ञान चुना तब आपको दिखा कि भाई गंदे हैं तो क्या है, पढ़ाते तो अच्छे हैं ना। हमें क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, क्योंकि आलोक पढ़ाते अच्छे हैं। अर्थात स्टर्नबर्ग महोदय कहते हैं कि यही तो वास्तविक हमारी बुद्धि है, जहां हम अनुकूलन करते हैं परिस्थिति से, तब निर्माण करते हैं, चयन करते हैं किसी स्वरूप का, और उसी चयनात्मक आधार पर हमें आकृति मिलती है वास्तविकता की। यानी हम गंदे हैं या बुरे हैं, ये वास्तविक अर्थों में हमारे ज्ञान से दिखाई पड़ता है, ये वहीं पर प्रदर्शित होता है। लेकिन ये तब होगा ना जब हम परिस्थिति के साथ जुड़ेंगे, समायोजन करेंगे, अनुकूलन करेंगे, तभी चयन होगा और उसी के अनुरूप आकृति तो निर्मित होगी। यानी स्टर्नबर्ग महोदय ने क्या कहा कि बुद्धि सृजनात्मक होती है। हम जैसे जुड़ेंगे, समायोजन करेंगे तो चयन करेंगे ज्ञान का, और ज्ञान का चयन होगा तो आकृति निर्मित होगी। यदि आप हमारे ज्ञान की जगह पर हमारे कुकर्मों का आप सिलेक्शन करते, तब आपके मन में क्या आता, ज्ञान को आप दूर कर देते, कहते दूर, पढ़ाता क्या है, सबसे ज्यादा तो गंदगी ही भरा हुआ है ना इसके अंदर, पढ़ाने भी नहीं आता है और कैरेक्टर का भी गिरा हुआ है। अब आकृति हमारी गंदी बनती, लेकिन ज्ञान बेहतर होने के कारण आपने मेरे ज्ञान को चुना, तो मेरे प्रति आपकी आकृति बेहतर बनी।
और एक शिक्षक और छात्र के बीच ज्ञान का आदान प्रदान ही होता है, तो चुनाव भी ज्ञान का होना चाहिए, ना कि कैरेक्टर का। और यहीं से जब ज्ञान निर्मित होगा ना, तो आप में हमारी सकारात्मक चरित्र दिखाई देगी, हमारे चरित्र में आपको गंदगी नहीं दिखेगी। यही तो बुद्धि है कि हमें तलाशनी होगी, किसी की सुननी नहीं है, अपितु स्वयं में हमें निर्माण करना है कि सामने वाला में क्या है। यही तो वास्तविक बुद्धि है। किसी के कहे कभी मत सुने, वास्तविक उसी को समझे जिसे आप स्वयं प्रत्यक्ष तौर पर देखें, जो है सृजनात्मक बुद्धि, अर्थात बुद्धि का निर्माण करना चाहिए। इसके बाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है, जो है गोल्डमैन महोदय का। अब देखिए, गोल्डमैन महोदय भी अमेरिका के, और सबसे बड़ी बात क्या, तो गोल्डमैन भी अभी इस दुनिया में जीवित हैं और इनकी आयु है 75 साल। गोल्डमैन का जन्म 7 मार्च 1946 ईस्वी में हुआ था, अमेरिका की कैलिफोर्निया में, और कैलिफोर्निया के स्टॉकटन शहर में। डैनियल गोल्डमैन का जन्म कैलिफोर्निया के स्टॉकटन शहर में हुआ है, जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में पड़ता है। वहीं के हैं डैनियल गोल्डमैन, और इन्होंने जो अपनी बुद्धि दी है वो है संवेगात्मक बुद्धि। डैनियल गोल्डमैन मूल रूप से अमेरिकन ही हैं, संवेगात्मक बुद्धि दिया, वर्तमान में जीवित हैं, और इनका सिद्धांत आया है 1995। और ये जो है त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग, इनका सिद्धांत आया है 1985 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, स्टर्नबर्ग महोदय का सिद्धांत आया 1985 ईस्वी में, गार्डनर महोदय का बुद्धि सिद्धांत आया है 1986 ईस्वी में, और इनका सिद्धांत आया है संवेगात्मक बुद्धि 1995 ईस्वी में। अर्थात इस प्रकार से इन लोगों ने अपनी बुद्धि को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो मूल रूप से गार्डनर का थोड़ा मैं भूल भी रहा हूँ, 84 या 86, गार्डनर की बुद्धि जब मैं लाऊंगा तो वहाँ स्पष्टतया मैं क्लियर कर दूंगा कि 84 है या 86। ऐसे 99% संभावना जो हमें स्मरण में आ रहा है वो गार्डनर का 1986 ही है, 1986 ही है। लेकिन स्टर्नबर्ग का 1985 और डैनियल गोल्डमैन 1995। ये सभी आधुनिक विद्वान हैं और सभी के सभी अभी जीवित हैं, जिनका भी मैंने नाम लिया, ये सभी अभी इस दुनिया में मौजूद हैं। जिसमें खास करके जिन विद्वान को अभी हम लेकर के चल रहे हैं, दावे के साथ इन्हीं की हम पुष्टि कर सकते हैं कि स्टर्नबर्ग और डैनियल गोल्डमैन अभी दोनों इस दुनिया में मौजूद हैं, जिनका ये सिद्धांत है। तो डैनियल गोल्डमैन का सिद्धांत आता है संवेगात्मक बुद्धि। अर्थात गोल्डमैन महोदय कहते हैं कि हमारी बुद्धि जो है ना, ये परिस्थिति का गुलाम है, अर्थात हमारे संवेग पर निर्भर करती है। और वास्तविक अर्थों में ये सीधा कहते हैं कि भावनात्मक आधार हमारी बुद्धि है और ये परिस्थिति का गुलाम है। जैसा परिस्थिति होगी ना, हमारी बुद्धि उसी अनुरूप सुनियोजित होती है, उसी अनुरूप संयोजित होती है, अर्थात पूर्ण रूपेण परिस्थिति का गुलाम है। और अपनी बुद्धि को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने बुद्धि के लिए, संवेगात्मक स्वरूप के लिए 3 स्तरों की कल्पना की है। एक को तनाव का स्तर कहते हैं, एक को संवेग का स्तर कहते हैं, और एक को मिजाज कहते हैं, अर्थात कहते हैं मूड। डैनियल गोल्डमैन कहते हैं कि हमारी जो ये संवेगात्मक बुद्धि है, ये 3 चरणों से गुजरती है, और यहीं पर दिखाई पड़ता है कि वाकई में हमारी बुद्धि परिस्थिति का गुलाम है। कहते हैं कि बुद्धि का आधार पहला है टेंशन, तनाव, कि जब हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे होते हैं तो इस दौरान सबसे पहले हम परिस्थिति को ही देखते हैं, और परिस्थिति जैसा होता है वैसा ही तनाव हमारा बेहतर होता है। या तो तनाव तीव्र होगा या तनाव हमारा कम होगा। दूसरा स्तर, जैसा तनाव होगा वैसा ही सांवेगिक स्वरूप हमारा होगा, अर्थात हमारी प्रतिक्रिया, हमारा मानसिक स्तर वैसा ही बनता चला जाएगा। और जैसा संवेग स्वरूप होगा ना, वैसा ही हमारा मूड होगा, वैसा ही हमारा मिजाज होगा। उदाहरण के तौर पर समझिएगा कि परीक्षा हॉल को देखिए, अभी सीटेट की परीक्षाएं होती हैं, अभी हो रही है। सारे बच्चे टेलीविजन स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठे होंगे, राइट साइड में उनका टाइम चलता होगा और प्रश्न बनाना शुरू करते होंगे। प्रश्न बनाने की कड़ी में अपने राइट हैंड पर ऊपर में बॉटम ऑर्डर पर देखते होंगे कि टाइम कितना बचा हुआ है और हमारे पास प्रश्न कितने हैं। यदि बच्चों के पास 5 मिनट का समय अब बच जाए और बनाने के लिए 15 प्रश्न बचे हुए हों सीटेट में, तो ध्यान दीजिएगा, यहां तनाव का स्तर बढ़ेगा।
टेंशन बढ़ेगा, व्याकुलता हो जाएगी। और जब टेंशन बढ़ेगा ना तो सांवेगिक तौर पर वो खराब होता जाएगा, विचलित हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, हड़बड़ा जाएगा और गलत आंसर को टिक करना शुरू कर देगा। अब इससे क्या होगा, इसका मूड खराब हो जाएगा। यानी तनाव का स्तर बढ़ा तो संवेग बिगड़ा, संवेग बिगड़ा तो मूड खराब हुआ। अब बच्चा बाहर परीक्षा देके निकलेगा, कोई पूछेगा ना तो झल्ला करके उस पर दौड़ेगा। लेकिन वही देखिए, यदि समय बचा हुआ रहता 15 मिनट, प्रश्न होता 5, रिलैक्स होकर के यदि वो बनाता तो तनाव का स्तर कम होता, तो संवेग उसका खुशनुमा होता, तो मिजाज उसका बेहतर होता। यानी डेनियल गोलमैन ने क्या कहा कि वाकई में हमारी बुद्धि परिस्थिति का गुलाम है। जैसा परिस्थिति कराती है ना, हम वैसे ही जूझते हैं। परिस्थिति के कारण तनाव बढ़ा था, यदि टाइम ज्यादा होता, प्रश्न कम होता तो तनाव का स्तर उच्च नहीं होता। यहां प्रश्न ज्यादा था, समय कम था, जिसके कारण तनाव का स्तर बढ़ा तो संवेग बिगड़ा, मन व्याकुल होने लगा, बेचैनी आई, गलत उत्तर हमने देना शुरू किया और हमारा पूरा मूड खराब हो गया। ऐसे ही हमारे मूड खराब होते हैं, विचलित होते हैं, हम बिगड़ जाते हैं। अर्थात ये कहते हैं कि मूड जब खराब हो जाएगा तो ये क्यों हुआ, तो तनाव बढ़ा था, संवेग बिगड़ा था, तभी मूड खराब हुआ। यानी हमारी बुद्धि सांवेगिक तौर पर परिस्थिति का गुलाम है। या देखिए, जब बरसात का मौसम हो, आप घर में बैठे हो, टेलीविजन स्क्रीन पर आप बैठे हो और आपकी माँ पुआ तल तल के आपको देना शुरू कर दे, देखिएगा आपका तनाव स्तर कम रहेगा। उस समय संवेग देखते ही हर्षित हो जाइएगा। उसके बाद देखिएगा मिजाज आपका खुशनुमा हो जाएगा। ये क्या दिखा रहा है, वाकई में ये भी परिस्थिति ही तो है कि उस परिस्थिति के अनुसार आप खुश हैं, वहां की परिस्थिति के अनुसार आप व्याकुल हो जाते हैं। अर्थात हमारी बुद्धि भावना के साथ चलती है, संवेग के साथ चलती है, तनाव को आधार बनाती है, तभी हमारा मूड या तो बेहतर होता है या बिगड़ जाता है। यानी बुद्धि क्या है, परिस्थिति का गुलाम है, अर्थात बुद्धि क्या है, संवेगात्मक है। इस प्रकार से हमने सीटेट के एक महत्वपूर्ण बिंदु को समाप्त किया है, जो स्टर्नबर्ग और संवेगात्मक बुद्धि अर्थात त्रितंत्र और डेनियल गोलमैन की बुद्धि है। आज की क्लास में, राजश्री रमन सीटेट क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा तो हमारी कोशिश होगी कि बॉन फैन बैनर का सिद्धांत लाएं और एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत लेकर आप लोगों के बीच आए। तो बुद्धि का ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यदि आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, समझिएगा, तो निश्चित तौर पर परीक्षा में इससे प्रश्न आने वाले को बेहतर ढंग से आप बनाइएगा। और एक निवेदन हमारा फिर से आपके लिए, आपके पास, कि इस वीडियो को देखें, बेहतर लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और साथ ही हमें हमारी वीडियो के अनुरूप प्रतिक्रिया आप जरूर दें, और लाइक तो कीजिए ही, लेकिन लाइक से ज़्यादा हमें कमेंट्स चाहिए। हम ये सुनना चाहते हैं कि वाकई में हमारा क्लास आपको कैसा लगा। यदि बेहतर नहीं लगेगा तो हम इससे बेहतर करने का प्रयास करेंगे, और बेहतर है तो और बेहतरीन की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि एक शिक्षक मोटिवेट होता है कमेंट से, बच्चों की प्रतिक्रिया से। और आप लोग स्वयं सोचिए ना, आप किसी काम को करते हो और आपके एवज में हम प्रतिक्रिया ना दें, प्रतिपुष्टि ना दें, फीडबैक ना दें, पुनर्बलन ना दें, तो क्या आप बेहतर करिएगा आगे? नहीं कीजिएगा, आपके भाव बिगड़ने लगेंगे। ठीक वैसे ही हमारे मन में की भी उत्कंठा, आकांक्षाएं होती हैं कि बच्चों ने यदि देखा, सीखा तो क्या समझा, क्या बेहतर हमारी ये क्लास लगी या नहीं। तो निश्चित तौर पर आप कमेंट किया करें, ताकि हम मोटिवेट होकर के फिर अगली वीडियो को लेकर के आए। और इतना ध्यान रखिएगा, जितनी भी वीडियो मैं डालूंगा, यदि बेहतर ढंग से समझिएगा तो सीटेट में बेहतर आप कीजिएगा, उससे बाहर के प्रश्न नहीं लेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बॉन फैन बैनर या एरिक एरिक्सन का सिद्धांत। धन्यवाद।